हेलो दोस्तों, आज हम गॉस लॉ पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये क्वेश्चन है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है दैट व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज Q is at one of its corners। ओके, यानी एक क्यूब मान लीजिए आप ऐसे रखा हुआ है और उसके एक कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। क्यूब का जो साइड है उसका डायमेंशन A है, उसकी लेंथ A है और हमें पूछा गया है कि ये जो क्यूब है आप बताइए यहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ओके, कैन यू डू इट? आई थिंक यू गिव इट अ ट्राई। ओके, नाउ सी, ये जो पॉजिटिव चार्ज जहां पे रखा हुआ है, जो फ्लक्स इसकी वजह से बनेगा वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा इन एवरी डायरेक्शन इन स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, हर डायरेक्शन में ये फ्लक्स जो है बाहर आएगा। ओके, नाउ अब यहां पे कॉर्नर पे ये रखा हुआ है इस क्यूब के। ओके, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बिकॉज कॉर्नर पे जब ये रखा हुआ है तो डेफिनेटली एनक्लोज है नहीं। अगर इसके बीच में रखा होता तो हम कहते हैं एनक्लोज्ड है, बट ये कॉर्नर पे है तो एनक्लोज्ड है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है इस पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करेंगे और हम देखेंगे कि हम और कितने क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो है एनक्लोज हो जाए। ओके, ठीक, हम यहां एक और क्यूब ऐड कर सकते हैं यहां ऐसे। ओके, तो हो गए 2, इसी तरह इसके पीछे और 2 हो गए 4 और उनके ऊपर और 4। ओके, इफ यू इमेजिन कि यहां पे यहां कॉर्नर पे रखा हुआ है तो हमें इसको एनक्लोज करना है बाय क्यूब्स। ओके, तो यहां पे एक क्यूब, यहां पे एक और क्यूब रखेंगे, इसके पीछे एक और क्यूब, इस क्यूब के पीछे एक और क्यूब और उनके ऊपर और 4 क्यूब्स। तो कुल मिला के कितने क्यूब्स हो गए? 8 क्यूब्स, यानी 8 क्यूब्स जो हैं वो इस पॉइंट चार्ज Q को एनक्लोज करेंगे। ओके, सो इट मींस दैट कि ये जो टोटल फ्लक्स है ये निकलेगा बाहर 8 क्यूब्स के थ्रू। ओके, और हर क्यूब में से फिर कितना निकलेगा? 1/8 Q by एप्सिलॉन नॉट, यानी हर क्यूब से 1/8 पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स बाहर आएगा। तो है कहीं पे ये ऑप्शन 1/8? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, इसी तरह एक और क्वेश्चन यहीं पे हम बनाएंगे, इसी के साथ ही उसको हम अलग नहीं करेंगे, उसको हम यहीं पे बना देंगे। कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि जैसे ये क्यूब है तो इस क्यूब में चार्ज जो है वो कॉर्नर के बजाय यहां बीच में रखा हुआ है क्यूब। ये आप कीजिए यहां पे नहीं है, सेंटर में है। तो फिर पूछा जाता है कि बताइए हर फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा। ओके, ऐसे ही हम यूज करेंगे, इसको करेंगे कि जो टोटल फ्लक्स है वो है Q by एप्सिलॉन नॉट। चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, तो ये सारा फ्लक्स इसी एक क्यूब से बाहर आएगा बिकॉज यही एक क्यूब इस क्यू चार्ज को इसको एनक्लोज किया हुआ है। ओके, अब क्यूब जो है उसके कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस उसके हैं। तो हर फेस से कितना आएगा? 5 थ्रू ईच फेस। हर फेस से जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 1/6 Q by एप्सिलॉन नॉट। 1/6 क्यों? बिकॉज हमारा जो क्यूब है उसके 6 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेसेस उसके होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट समझाएंगे। ये एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था नीट में, इसमें क्या था? ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, यानी इस तरह एक चार्ज Q जो है उसको एनक्लोज किया गया है बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस हैविंग रेडियस r, जिस गॉसियन सरफेस की रेडियस r है। इफ द रेडियस इज डबल्ड, अब रेडियस जो है गॉसियन सरफेस की डबल की गई है, देन द आउटवर्ड फ्लक्स विल बी। ये पूछ रहा है कि अगर रेडियस डबल हो गई, यानी चार्ज वही रहा लेकिन गॉसियन सरफेस की रेडियस हमने डबल कर दी, मान लीजिए ये वाला सीन, तो बताइए आउटवर्ड फ्लक्स के साथ क्या होगा? ओके, वी नो दैट फ्लक्स फाई इज Q
एंड सॉरी यहाँ पे इसने कैपिटल क्यू लिया है, हम भी कैपिटल क्यू ही लेंगे। ओके, वी नो दैट फाई इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फ्लक्स फाई है। नाउ क्या आप यहां पे ये जो फ्लक्स है, जो ये चार्ज बनाएगा आउटवर्ड फ्लक्स, क्या आप यहां पे कोई आर डिपेंडेंस देख रहे हैं? नहीं, यहां पे कोई आर डिपेंडेंस है नहीं। तो इट डजंट मैटर कि गॉसियन सरफेस आपने कितनी बड़ी ले ली, बिकॉज जितना भी फ्लक्स यहां से बाहर जाएगा वो छोटी गॉसियन सरफेस में भी उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा, और एक बड़ी गॉसियन सरफेस होगी उससे भी इतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा। ओके, इट हार्डली मैटर्स। हाँ, फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया वो यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे वो कम होगा, बट टोटल फ्लक्स जितना इस सरफेस से बाहर निकलेगा उतना ही इस सरफेस से भी बाहर निकलेगा। अगर हम इसको उदाहरण के लिए यहां पे एक और बना दें, मान लीजिए ये हमारा चार्ज है क्यू, ये एक गॉसियन सरफेस है, ये एक और गॉसियन सरफेस है इससे बड़ी, जो अंदर वाली गॉसियन सरफेस है उससे सारा फ्लक्स बाहर आएगा। ओके, बिकॉज इट इज एनक्लोजिंग आवर चार्ज, और जितना फ्लक्स इस अंदर वाली सरफेस से बाहर आएगा वही फ्लक्स तो इस बाहर वाली सरफेस से भी बाहर जाएगा ना, इट इज बट नेचुरल। सो टोटल फ्लक्स दोनों में से सेम पास होगा, चाहे छोटी सरफेस हो या बड़ी से, तो टोटल फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, देयर इज नो आर डिपेंडेंस। ओके, सो इसमें क्या रहेगा शाबाश बेटा, इसमें रहेगा दैट द फ्लक्स विल रिमेन द सेम, the flux will remain the same. So option C is the correct option. Now next, ये क्वेश्चन आया है JEE में। अब इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, इन फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ द फॉर्मूला, यहां ये फॉर्मूला गिवन है, E is Q enclosed by epsilon naught A is applicable. Okay, in the formula epsilon naught is the permittivity जो हमें पता है of free space, A is the area ये भी हमें पता है of Gaussian surface, Q enclosed is the charge enclosed by the Gaussian surface. Okay, the equation can be used, यानी ये equation जो है, ये बोल रहा है equation can be used in which of the following situations, कि ये equation जो है ये आप कहाँ कहाँ use कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस equation को दोबारा लिखूंगा, it is E mod E equal to Q enclosed by epsilon naught mod A, ये हमारी ये इक्वेशन है। ये बोल रहा है कि ये इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहली ऑप्शन ओनली व्हेन E is constant on the surface for any choice of, दूसरी ऑप्शन for any choice of Gaussian surface, तीसरी ऑप्शन when only when Gaussian surface is an equidistant surface, और चौथी only when the Gaussian surface is an equidistant surface and E is constant on the surface। तो बताइए, गेस कीजिए। देखिए, अगर कोई जल्दी में ये क्वेश्चन करेगा वो डेफिनेटली गलत करेगा, बिकॉज जो हमारा गॉस लॉ है, जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ क्या है शाबाश, इंटीग्रल E डॉट डी ए इज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ है। ओके, गॉस लॉ जो है ये किसी भी सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, एनी चॉइस ऑफ सरफेस, जो भी आप लोगे, जो भी आप गॉसियन सरफेस की शक्ल लोगे वहां आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो एक क्लोज्ड सरफेस होगी। फिर हम ये जो दो तीन केस करते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर सिमेट्री वाले केस करते हैं, ये बेसिकली वो केस हैं जो जहां पे कैलकुलेशन इजी होती है, जहां पे हमें गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई वियर्ड शेप होगी, कोई वियर्ड शेप अगर होगी, वहां पे गॉस लॉ फाइंड करना, गॉस लॉ के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा एज कंपेयर टू कूलम्ब लॉ, बिकॉज वहां पे ये इंटीग्रल E डॉट डी ए यही सॉल्व नहीं होगा। तो अगर कोई जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेगा वो कहेगा हाँ गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एवरी दिस, फॉर एनी चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस, वो ये कर देगा। बट देखिए, इसने ये नहीं कहा है कि गॉस लॉ कहाँ किस सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, इसने कहा है, इसने पूछा है कि ये जो इक्वेशन है जो कि गॉस लॉ से ही मिलती है, ये कहाँ पे वैलिड है। अब आप देखिए, यहां से यहां तक हम कैसे जा सकते हैं, गॉस लॉ से हम यहां कैसे जा सकते हैं। देखो गॉस लॉ अगर हम थोड़ा सा यहां पे इसको खोलें, हमें मिलेगा इंटीग्रल E डी ए, या अगर मैं लिखूं मॉड्यूलस में, आप वेट कीजिए थोड़ा सा, अगर मैं इसको खोलूं, ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं खोलूं और लिखूं इंटीग्रल मॉड E, जैसा इसने लिखा है मॉड डी ए कॉस थीटा इज Q एनक्लोज्ड
बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पे जो यहां से हम यहां कब जा सकते हैं, ओके जब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे cos थीटा को 1 कर देंगे तब यहां से हम यहां जा सकते हैं। ओके नाउ सी cos थीटा जो है वो कहां पे होता है 1, जब थीटा 0 होगा। ओके इट मीन्स E जो है दैट इज पैरेलल टू DA, यानी E और DA का जो नॉर्मल है, ये जो एरिया वेक्टर है उस पे जो नॉर्मल है E और उसके बीच एंगल 0 डिग्री है, तभी तो यहां पे cos 0 आएगा और cos 0 1 हो जाएगा और इस इक्वेशन में हमें cos दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। ओके सो इट मीन्स अगर ये मान लीजिए ये एरिया है, ये इस पे नॉर्मल है n कैप, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है E। ओके सो E n कैप के पैरेलल है, इट मीन्स E ये जो एरिया है इस एरिया के E परपेंडिकुलर है, E इज परपेंडिकुलर टू एरिया, स्केलर एरिया यानी एरिया के परपेंडिकुलर है E। ओके तो यहां आप कंफ्यूज ना करना कि यहां में हमने लिखा E इज पैरेलल टू DA, E इज पैरेलल टू DA वेक्टर, और DA वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है जब हम एरिया पे नॉर्मल डालते हैं, यानी जो एरिया यहां पे है उस पे हम एक नॉर्मल डालते हैं तो DA वेक्टर बन जाता है, तो E DA के पैरेलल है, बट ये जो खुद एरिया है E उसके परपेंडिकुलर है। ओके तो आप याद कीजिए कि ये जो E होता है, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं E इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या हम कहेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पे हमने चूज की है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कहां से हमें ये मिला, ये एक क्लू हमें यहां से मिला, दैट E इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके जो एरिया है, ये एरिया किसका है, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। अब E उसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है जो ये गॉसियन सरफेस है ये डेफिनेटली एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, बिकॉज E इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरा जो है तो हो गई इसकी बात, cos थीटा की बात, यानी ये खत्म हो गया। अब E को बाहर कैसे निकालें हम, बिकॉज यहां पे आप देखिए यहां पे इंटीग्रल वगैरह है नहीं, तो इस इक्वेशन को यहां से यहां ले जाने के लिए हम E को पहले बाहर निकालेंगे और फिर इंटीग्रल DA के बदले हम A लिखेंगे। बट E को हम कैसे बाहर निकालेंगे, जब E एक कांस्टेंट होगा। E क्या होना चाहिए, E एक कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके E को हम इंटीग्रल से बाहर करेंगे। जब हम E को इंटीग्रल से बाहर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शाबाश, हमें मिलेगा इंटीग्रल E, यहां पे आगे हम जाएं, इसको हम इरेज कर देंगे यहां से, तो हमें मिलेगा जब हम E को बाहर निकालें हमें मिलेगा, यहां मैं लिखता हूं E इंटीग्रल DA is Q enclosed by epsilon naught. Okay, so E integral DA is what, A mod A equal to Q enclosed by epsilon naught. So E is Q enclosed by epsilon naught times A, जो कि ये रिलेशन है। ओके तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन डी है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आया और इसमें E का कांस्टेंट होना भी एक कॉन्सेप्ट आया। देखो इक्विपोटेंशियल तो C में भी है और A में है E का कांस्टेंट होना, तो E अगर कांस्टेंट है तो इट मींस अगर आप खाली ऑप्शन ए पे जाओगे E कांस्टेंट है, इट मींस आप E को यहां से बाहर तो निकाल सकते हो, बट cos थीटा का क्या करोगे, cos थीटा भी आपको 1 के बराबर करना है, बिकॉज इस इक्वेशन जो इसने इक्वेशन दी है इसमें cos थीटा है ही नहीं, और cos थीटा 1 तब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, और थीटा 0 डिग्री तब होगा जब E और एरिया के ऊपर जो वेक्टर ये नॉर्मल है उसके बीच एंगल 0 डिग्री है, उसका मतलब हुआ E एरिया की परपेंडिकुलर है, बट E जो है
वो परपेंडिकुलर होता है ओनली फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो सरफेसेस इक्विपोटेंशियल नहीं होगी वहां ई उनके परपेंडिकुलर नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपने यहां तक इसको प्रॉपर्ली फॉलो किया होगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम करते रहेंगे। आप कुछ क्वेश्चन घर पे भी ट्राई कीजिएगा, जो हम मॉड्यूल आते हैं वगैरह उस पर क्वेश्चन किए हुए होते हैं, तो वहां से आप फर्दर क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा। तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।